आपके साथ में रुमाना अलवी और आप सभी दर्शकों का अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। धरती से सोना उगाने का मादा रखता है किसान और पूरे साल भर कड़ी मेहनत करके दाना उगाता है किसान। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मक्का की फसलें अभी 15 से 45 दिन की अवस्थाओं पर हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि फसल से अच्छी उपज तभी मिलेगी जब फसल की सही तरीके से देखरेख की होगी और इस समय बोई हुई मक्का की फसल में अधिक गर्मी के कारण कुछ विशेष देखरेख करने की जरूरत होगी, जिस पर चर्चा कर रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र दिलीप नगर कानपुर देहात के डॉक्टर अशोक कुमार। किसान भाइयों, जैसे कि हम जानते हैं मक्का की फसल हमारी विशेष महत्व की हमारी खाद्यान्न फसलों में। इसको खाद्यान्न फसलों की रानी बोला गया है, क्वीन ऑफ द सीरियल अंग्रेजी में। यानी इसमें बहुत अनलिमिटेड पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा क्षमता होती है इसमें पैदावार की। मक्का की खड़ी फसल में क्या प्रबंधन किया जाए ताकि हमें अधिक से अधिक पैदावार मिल सके। इसके लिए हमारे पास 2-3 इशू होते हैं, सभी किसान भाई जानते हैं। एक तो हमारा उर्वरक प्रयोग, दूसरा हमारा खरपतवार नियंत्रण और कीड़े मकोड़ों का बीमारियों का नियंत्रण। तो सबसे पहले हम खरपतवार नियंत्रण की बात करते हैं। खरपतवार हालांकि बहुत आच्छादन वाली फसल है हमारी मक्का की। इसमें शुरू में जो बढ़वार कम होती है उस समय जो खरपतवार आते हैं उन्हीं को नियंत्रण करना सबसे बड़ी बात होती है। 15-20 दिन के बाद बुआई के एक हम खुरपी से इसकी निराई गुड़ाई कर दें। इससे हमारी वायु संचार भी खेत में होगा, हमारे खरपतवार भी नियंत्रण हो जाएंगे। और उसके बाद क्योंकि जब पहली सिंचाई देंगे और उसके बाद तो फसल की बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है, बहुत अच्छी बढ़वार हो जाती है। उसके बाद जो है हमारे खरपतवार बढ़ नहीं पाते हैं, फसल दबा देती है खरपतवारों को। लेकिन किसी वजह से हम यदि खुरपी से इसका नियंत्रण नहीं कर पाए हैं या हम सोच रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, तो उसमें जो हमारी एट्राजीन दवाई है खरपतवार नियंत्रण के लिए, लेकिन ये भी शुरू में डालनी पड़ती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मक्का की ऐसी फसल है, इसमें एक खुरपी से निराई कर दें, इतना काफ़ी रहेगा। जायद की फसल है, जायद की फसल में वैसे भी खरपतवार कम आएंगे। किसान भाइयों, आप बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की, तो आप इस वक्त मक्के की फसल में 10 से 12 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करें, जिससे फसल की बढ़वार ठीक तरह से हो सके। इसके बाद जब फसल नर मंजरी और भुट्टे बनने की अवस्था पर आ जाए तब फसल में नमी की कमी न होने दे। उर्वरक प्रबंधन की बात करेंगे तो मक्का की फसल में हमारे 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटाश की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। इसमें नाइट्रोजन को हम 2 बार कम से कम इसको बराबर हिस्सों में खेत में प्रयोग करते हैं। आधा हिस्सा नाइट्रोजन का, पूरी फास्फोरस, पूरा पोटाश बुआई के समय, और जो आधी हमारी नाइट्रोजन बची है वो खड़ी फसल में लगभग हम जो है 30 दिन के आसपास जो है इसको टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। जहाँ तक इसके कीड़े मकोड़े बीमारियों की बात है, क्योंकि हमारी जो प्रजातियाँ हैं, प्रचलित प्रजातियाँ हैं, इसमें जायद के मौसम में भी कीड़े मकोड़े बीमारियां कम लगती हैं। जो खरीफ का जो मौसम होगा हमारा बरसात का, उसमें ज़्यादा लगती हैं। यदि हमारी कोई बीमारी लगती है जैसे वाइट बर्ड वगैरह बीमारी लगती है तो इसका भी उपचार है। इसमें हमें जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनको इसको दिखा कर नाइट्रोजन की जहाँ पर कमी होती है अक्सर उन क्षेत्रों में इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। किसान भाइयों, मक्के की फसल में इस समय व्हाइट बर्ड की समस्या देखने में आ रही है, जो कि पोषक तत्वों की कमी के कारण होती है। इस समस्या से ग्रसित पौधे की नई पत्तियां सफेद रंग की हो जाती हैं, जो कि जिंक की कमी को प्रदर्शित करती है। और इस समस्या से ग्रसित पौधों में क्लोरोफिल की कमी के कारण भोजन कम बनता है, जिसके चलते उत्पादन प्रभावित होता है। इसलिए आप इस समस्या का कैसे समाधान करें, आइए जानते हैं। जिंक का प्रयोग हमें बहुत जरूरी करना चाहिए, क्योंकि जिंक में हमारी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो काफ़ी ज़मीन में कम हो गया है। इसलिए जिंक का भी इसमें हमें प्रयोग करना चाहिए, जो हमारी फसल स्वस्थ होगी। और क्योंकि कीड़े मकोड़े ज़्यादा नहीं लगते हैं, आवश्यकता के अनुसार उनका नियंत्रण किया जा सकता है। धन्यवाद।
नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद में 2 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया, जहां दूर दराज से आए हुए किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेले में किसानों को खेती की नई नई तकनीकियों के बारे में जानकारी दी गई। इस मेले में आए प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। पहली बात ये कि जो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के भीतर आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और अमित शाह जी के नेतृत्व में एक लोक कल्याण संकल्प पत्र घोषित किया गया। और उस लोक कल्याण संकल्प पत्र में हम लोगों ने जो सबसे प्रमुख बात रखी थी वो बात यह रखी थी कि उत्तर प्रदेश के सीमांत और लघु किसानों को 31 मार्च 2016 के पहले के जो कर्जे उनके ऊपर हैं उसमें हम 1 लाख रुपए की माफी करेंगे। और मुझे खुशी है कि 1 साल के भीतर 35 लाख से ज्यादा किसानों का और लगभग हम 26,000 करोड़ रुपए के करीब की हम माफी उनकी कर चुके हैं। इस मेले में निजी और सरकारी संस्थाओं द्वारा स्टॉल भी लगाए गए, जिसमें कृषि से जुड़ी जानकारियां किसानों को दी गई, जिसमें किसानों ने काफी रुचि भी दिखाई। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग का मेन मकसद है जीरो बजट, जिसमें भी आपके जो देसी पद्धति पे आधारित है, किसी भी तरह का आपको केमिकल फर्टिलाइजर या इसको आपको प्रयोग नहीं करना है। देसी गाय के जरिए ही आप जो है इसमें जीवामृत और धन जीवामृत बना के आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। धीमे धीमे आपकी जब आप फर्टिलाइजर से दूर हो जाएंगे, केमिकल से दूर हो जाएंगे, इस तरह जो आपकी लागत है, खेती की लागत है, वो कम होती जाएगी। जो आपके उत्पाद हैं वो अगर आज ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आप उससे हम लोग पूरी टेस्टिंग करा के उसको पास करा के बेचने की प्लानिंग है, तो जाहिर सी बात है कि आज की डेट में ऑर्गेनिक का ट्रेंड बढ़ रहा है, जिससे किसानों को भी ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट उनके होंगे उनसे उनकी आय में वृद्धि होगी। जैसे गुड़ है, गुड़ एक कॉमन जो बिकता है 25 से 30 रुपए में बिक रहा है, 40 रुपए किलो बिक रहा है, मगर हम उसकी एक ब्रांडिंग के तहत एक सेब आपने देखा उस तरीके से अगर हम लेके आ रहे हैं तो आज उसको हम 100 रुपये 150 रुपये किलो होलसेल की मार्केट में बेच रहे हैं। तो इस तरह जब हम अपनी ब्रांडिंग करके लेके आएंगे तो हमारे प्रोडक्ट की जो है वैल्यू बढ़ेगी और किसान को एक अच्छा लाभ मिलेगा। हम लोग का मेन मकसद ये है कि जो हम अगर अन्नदाता हैं तो अगर आज हम गेहूं बेच के हम 4 व्हीलर से नहीं घूम रहे हैं, मगर जो गेहूं खरीद के आटा बना के बेच रहा है वो 4 व्हीलर से घूम रहा है, क्या वजह है? मेन अन्नदाता हम क्यों नहीं उसको इस चीज़ को क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग का मेन मकसद सिर्फ यही है कि एक किसान को एक सीख देना या एक जागरूकता पैदा करना कि आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो, आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक समूह, एक सहायता समूह या एक संगठन आपको बना के अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड के रूप में मार्केट में आपको लेके आना है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती-बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर कृषि मौसम विभाग से प्रेषित मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर उधम सिंह नगर, नैनीताल और इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में मध्यम वर्षा होने के साथ आसमान में मध्यम से घने बादल छाए रहने की संभावना है। ऐसे अनुमानित मौसम में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि
अगर गेहूं की कटाई के बाद विलंब से गन्ना की बुआई करनी हो तो इसे अप्रैल माह में पूरा कर लें। बुआई हेतु गन्ने का ऊपरी हिस्सा बीज के रूप में प्रयोग करें। बीज उपचार से पहले बीज को 24 घंटे पानी में भिगोएं। इससे जमाव में आशातीत बढ़ोतरी होती है। बीज शोधन हेतु 1 ग्राम कार्बेंडाजिम 50% को 1 लीटर पानी की दर से घोलकर बीज को उपचारित करें। विलंब से बुआई के लिए कोएस 88-230, कोएस 95-255, कोएस 95-222, कोएस 97-264, कोपंत 84-212 आदि किस्मों का चुनाव करें। लहसुन की फसल इस सप्ताह के अंत तक तैयार हो जाएगी। फसल काटने से 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। हल्दी, अदरक और अरबी की बुआई करें। दलहनी फसलों जैसे मटर, मसूर तथा चना की कटाई फसल पकने के तुरंत बाद सुबह के समय करें, अन्यथा दाने झड़ने से नुकसान होता है। विलंब से बोई गई गेहूं और जौ की फसल अभी हरी हो तो शाम के समय हल्की सिंचाई करें। इससे गेहूं के दाने सुडौल होंगे। तेज हवा चल रही हो तो सिंचाई न करें। अप्रैल माह में पशुओं हेतु हरे चारे की कमी के समाधान हेतु इस समय बहु कटान वाले ज्वार, लोबिया, मक्का, बाजरा आदि फसलों को चारे हेतु बुआई करें। भरपूर उत्पादन हेतु ज्वार की बुआई अप्रैल के दूसरे सप्ताह तथा बाजरा एवं लोबिया की बुआई अप्रैल के अंत तक पूरा कर लें। गेहूं और जौ की बालियों का रंग सुनहरा हो जाए तथा बालियों के दाने कड़े हो जाएं, तब फसल की कटाई करें। कटाई के उपरांत फसल को 3 से 4 दिनों तक धूप में सुखाकर थ्रेसर से मड़ाई करें। गेहूं की कटाई अगर कंबाइन द्वारा की जानी हो तो दानों में नमी 20% से अधिक न हो। अधिक नमी होने पर दाने बालियों में फंसे रह जाते हैं। अप्रैल में मेंथा की खेती रोपाई विधि से करें। इसके लिए मेंथा की 40 से 45 दिन की पौध की रोपाई 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी लाइनों में 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। लोबिया की फसलों में पत्ती धब्बा रोग के नियंत्रण हेतु मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में पत्ती धब्बा रोग के नियंत्रण हेतु मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। टमाटर और मिर्च की फसल में सिकुड़े हुए चितकबरे पत्ते दिखाई देने पर ग्रसित पौधों को निकालकर नष्ट कर दें और रस चूसने वाले कीड़ों के नियंत्रण हेतु सर्वांगी कीटनाशी का छिड़काव करें। पछेती झुलसा रोग के प्रकोप से बचाव हेतु मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। फ्रास बिन में तनों पर सफेद रुई जैसी बढ़वार दिखाई देने पर ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें तथा कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। प्याज और लहसुन की पत्तियां ऊपर से पीली पड़ने पर प्रोपिकोनाजोल या टेबुकोनाजोल का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। आम के बागों में मैंगो हापर के प्रकोप होने की स्थिति में इमिडाक्लोप्रिड का 3 मिलीलीटर मात्रा 10 लीटर पानी की दर से घोलकर आम के बागों में छिड़काव करें। चूड़िल आसिता यानी पाउडरी मिल्ड्यू के प्रकोप होने की स्थिति में घुलनशील गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। अगर तापमान अधिक है तो कैराथेन 6 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। बागों में समय समय पर सिंचाई सुनिश्चित करें। मुर्गियों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उनके आवास के तापमान का विशेष ध्यान रखें। उन्हें खाने के लिए संतुलित आहार दें और साफ सुथरा एवं ताज़ा जल उपलब्ध कराएं। पशुओं के बैठने का स्थान समतल होना चाहिए ताकि उनकी उत्पादन क्षमता प्रभावित न हो तथा इस समय नवजात पशुओं के रखरखाव पर विशेष ध्यान दें। बैठने का स्थान समतल न होने पर पशु खड़ा रहेगा जिससे वह तनाव में आ सकता है और उत्पादन क्षमता प्रभावित होगी। जानवरों में प्रसव दौर को ध्यान में रखते हुए पशुशाला को अच्छी तरह से साफ सुथरा, सूखा, रोशनीदार, हवादार होना चाहिए। इसके लिए नालियों में तथा आसपास सूखे चूने का छिड़काव करें और पशुओं के बैठने के स्थान पर सूखा चारा अथवा सूखी घास बिछा दें। प्रसव के उपरांत पशुपालक स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान दें। भैंस के 1 से 4 माह के नवजात बच्चों की आहार नलिका में पटेरा नामक परजीवी पाए जाते हैं। समय से उपचार न होने की दशा में 50% से अधिक नवजात की मृत्यु इसी परजीवी के कारण होती है। इस रोग की पहचान: नवजात को बदबूदार दस्त होना और इसका रंग काली मिट्टी के समान होना, कब्ज होना, पुनः बदबूदार दस्त होना व इसके साथ केचुआ या पटेरा का गोबर के साथ आना, नवजात द्वारा मिट्टी खाना आदि लक्षणों के आधार पर इस रोग की पहचान की जा सकती है। रोग की पहचान होते ही पिपराजिन नामक औषधि का प्रयोग कर सकते हैं तथा निकटतम पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार तत्काल उपचार कराएं। पटेरा रोग से बचाव हेतु प्रसव होने के 10 दिन पश्चात 10 से 15 मिलीलीटर
नीम का तेल नवजात को पिला दें। उसके बाद 10 दिन पश्चात पुनः 10 से 15 मिलीलीटर नीम का तेल पिलाना लाभकारी होता है। बथुए का तेल इसका रामबाण इलाज होता है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इस माह का तापमान अधिक होने के कारण पशुओं में निर्जलीकरण, शरीर में लवण और भूख में कमी और उत्पादन आदि में गिरावट की समस्या हो सकती है। इसलिए पशुओं को उच्च तापमान से बचाने के लिए उचित उपाय करें। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दिलौरी, जिला आजमगढ़ के कृषक सुखदेव यादव ने। यह मिट्टी परीक्षण के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो सुखदेव यादव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। किसान भाइयों, मृदा उर्वरता की बात की जाए तो ये जरूरी है कि खेती वाली भूमि से जितना पोषक तत्व पिछले फसलों उत्पादन के लिए हास हुआ है उतना ही पूर्ति हो, तथा वह भूमि जिसमें कम पोषक तत्व उपलब्ध हैं, उसकी भी जानकारी ज्ञात कर उसमें कमी पाए जाने वाले पोषक तत्वों की पूर्ति हो। लेकिन एक गंभीर चिंता का विषय है कि जहां सन 1972 एवं सन 1975 के बीच 1 किलो नाइट्रोजन, 1 किलो फास्फोरस, 1 किलो पोटाश के सम्मिलित प्रयोग से अपनी मृदा से 18 से 20 किलो धान और गेहूं का उत्पादन होता था, वहीं विगत दशक में 8 से 10 किलो रह गया है। यह हमारी मृदा की गिरती उर्वरा शक्ति का सूचक है। अतः किसान भाइयों, आइए पहले जानते हैं कि स्वस्थ मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा कितनी होनी चाहिए। परंतु किसान भाइयों, इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो हम आपको बता दें, इसकी पहचान मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आने के बाद करेंगे। अतः आइए जानते हैं मृदा परीक्षण के बारे में। मिट्टी की जांच की आवश्यकता। यह जानने के लिए कि आपकी जमीन की आवश्यकता एवं उर्वरता स्तर उस फसल विशेष के लिए उपयुक्त है कि नहीं, जिसकी आप खेती करने जा रहे हैं, आपकी जमीन में फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है एवं कितनी अतिरिक्त मात्रा उर्वरक के माध्यम से होनी है का निर्धारण करने में मदद मिलती है। मिट्टी की रासायनिक प्रकृति, अम्लीयता एवं क्षारीयता तथा उसमें उपस्थित घुलनशील लवणों की मात्रा की जानकारी मिल जाती है, जिससे उसके उपचार में सहायता मिलती है। पौधों की वृद्धि के लिए अनेक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इन तत्वों में 16 तत्वों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। अतः भूमि में तत्वों का संतुलन बनाए रखने के लिए परीक्षण के अनुसार उर्वरकों की सिफारिश आवश्यक है। मिट्टी का नमूना कैसे लें? मिट्टी परीक्षण के लिए नमूना एकत्र करने में इस प्रकार की सावधानियां रखना आवश्यक है। जैसे प्रत्येक खेत से अलग अलग नमूना लें। अगर एक ही खेत की मिट्टी देखने में अलग अलग हो या उसमें फसल की वृद्धि तथा उत्पादन में अंतर हो, तो भी मिट्टी का नमूना अलग अलग लें। यदि कतारों में फसल बोई गई है तो कतारों के बीच से नमूना लें। आमतौर पर एक खेत से मिलाकर एक नमूना लें, लेकिन जमीन यदि 1 हेक्टेयर से अधिक हो तो 1 से अधिक नमूना लेना चाहिए। मिट्टी का नमूना बर्मा या खुरपी की सहायता से लें। मृदा का नमूना लेने की विधि। 1 एकड़ क्षेत्र में लगभग 8 से 10 स्थानों से व्ही आकार के 6 इंच गहरे गहरे गड्ढे बनाएं। जिस जमीन का नमूना लेना हो उस क्षेत्र पर 10 से 15 जगहों पर निशाना लगा लें। चुनी गई जगह की ऊपरी सतह पर अगर कूड़ा करकट या घास आदि हो तो उसे हटा दें। खुरपी या फावड़े से 15 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा बनाएं। इसके एक तरफ से 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी परत ऊपर से नीचे तक उतारकर साफ
ट्रे में डाल दें। इसी प्रकार शेष चुनी गई 10 से 15 जगहों से भी उप नमूने इकट्ठा कर लें। अगर मृदा गीली है तो इसे छाया में सुखा लें। अब पूरी मिट्टी को अच्छी तरह हाथ से मिला लें तथा साफ कपड़े या टब में डालकर ढेर बना लें। अंगुली से इस ढेर को 4 बराबर भागों में बांट दें। आमने सामने के 2 बराबर भागों को वापस अच्छी तरह से मिला लें। ये प्रक्रिया तब तक दोहराएं जब तक लगभग आधा किलो मृदा न रह जाए। इस प्रकार से एकत्र किया गया नमूना पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। नमूने को साफ प्लास्टिक की थैली में डाल दें। इस नमूने के साथ नमूना सूचना पत्रक जिसमें किसान का नाम व पूरा पता, खेत की पहचान, नमूना लेने की विधि, नमूना लेने की तिथि, जमीन का ढलान, सिंचाई का उपलब्ध स्रोत, पानी निकास, अगली ली जाने वाली फसल का नाम, पिछले 3 साल की फसलों का ब्यौरा व कोई अन्य समस्या आदि का विवरण कपड़े की थैली में रखकर इसका मुंह बांधकर कृषि विकास प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेज देवे। मृदा का नमूना खाद के ढेर, पेड़ों, मेड़ों, ढलानों व रास्तों के पास से तथा ऐसी जगहों से जो खेत का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, वहां से ना लें। जिस खेत में कंपोस्ट, खाद, चूना, जिप्सम तथा अन्य कोई भी भूमि सुधारक तत्काल डाला गया हो तो उस खेत से नमूना ना लें। मृदा के नमूने को दूषित न होने दें। इसके लिए साफ औजारों से नमूना एकत्र करें तथा साफ थैली में डालें। खाद एवं अन्य रसायनों के लिए प्रयोग में लाई गई थैली काम में न लें। मृदा का नमूना बुआई से लगभग 1 माह पूर्व कृषि विकास प्रयोगशाला में भेज दें, जिससे समय पर मृदा की जांच रिपोर्ट मिल जाए एवं उसके अनुसार उर्वरक एवं सुधारकों का उपयोग किया जा सके। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के अनुसार फसलों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।